हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं माइंड मैप सीरीज का एक और नया चैप्टर, एंड वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब माइंड मैप सीरीज, ऑब्वियसली बात है, माइंड मैप, मैप मतलब ये है कि भैया मैप मतलब जैसे होता है ना कि कौन सी कंट्री कहाँ है, क्या है। ठीक है। तो उसको मैप बताता है, या ऑब्वियसली बात है गूगल मैप यूज़ करते हो तो आपको एक आइडिया है कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक का रास्ता कितने डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, कितने टाइम में पहुंच जाओगे, ये सब बताता है रफ। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं पूरे वर्ल्ड का मैप बनाऊं तो आप मैप में क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज शो होंगी, ये कंट्री यहाँ है, ये कंट्री यहाँ है। आप उस मैप को देख के पहचान सकते हैं कि भैया इंडिया के नेबर्स कौन है ना, कि भैया कहाँ से कहाँ तक है, ओशन कहाँ है, वगैरह ये सब। तो अब देखिए वैसे ही ये मैप है, मैप है, मैं फिर बोल देता हूँ, ये मैप है, आपको ये बताएगा, माइंड का मैप है कि ये टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, ये टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है। तो ये एक आप ऐसे कह लीजिए कॉम्पैक्ट, जस्ट एक शॉर्ट नोट्स टाइप है कि ये टॉपिक आपने पढ़ा है। अब इस टॉपिक में आपने डिटेल में बहुत सारे काम किए हैं, आपने डिटेल में काम किए हैं कि हर टॉपिक में जो भी थ्योरी है उससे आपने उसको समझने के लिए क्वेश्चंस किए हैं और कुछ फंडे बनाए हैं हर जगह। वो फंडे ऑब्वियसली बात है हम कवर नहीं कर सकते इसमें, हाँ, लेकिन थ्योरी जो रहेगी कि हाँ जहां से ये क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारा पोर्शन यहाँ रहेगा। क्वेश्चंस नहीं कवर कर सकते, मेरा कहने का मतलब यही है, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस बेसिस पे क्वेश्चंस हो रहे थे, थ्योरी पे हो रहे थे, वो पूरा का पूरा होगा। तो आपके माइंड का पूरा एक मैप रहेगा कि हाँ ये करंट में पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो आप चाहें तो इसे चेकलिस्ट टाइप कर सकते हैं, हाँ ये, हाँ इसके भी क्वेश्चंस, हाँ ठीक है, ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये फास्ट क्विक रिविजन के लिए बहुत काम आ जाता है। ठीक है। और हम बच्चों को कहते भी यही है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। वो शॉर्ट नोट्स में मुद्दा यही है कि लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि जब आप जेई एग्जाम देने जाएंगे तो उस मोमेंट पे आप सारे नोट्स और सारे शीट वगैरह थोड़ी देख सकते। उसमें में सिर्फ इसी टाइप की चीज़ें देखी जाती है ताकि आप क्विक रिवाइज कर लें, कि आपको थ्योरी का बेस आता हो। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में थ्योरी याद नहीं आती, अरे यार ये तो वो सब एक साथ फ्लो में रहे तो आपके दिमाग को जैसे क्वेश्चन दिखे आपका स्ट्राइक हो जाएगा, अच्छा यहाँ इस टॉपिक का है, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो इसलिए माइंड मैप क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है। अब इसमें देखिए, तो इसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स ही बनाया आपके लिए। ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने रख दी है, हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है। तो और कॉम्पैक्ट भी रखा है, जो इस सीरीज की ब्यूटी है, जो इस सीरीज की ब्यूटी है कि भैया कॉम्पैक्ट, फिर वही कॉपी थोड़ी बनानी है वापस, तो कॉम्पैक्ट भी है और सारी बातें हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज करंट। तो देखिए करंट बेसिकली क्या है, आप सबको पता है कि करंट जो है वो रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन है। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे खड़े हो जाइए, वहां से जितना चार्ज पर यूनिट टाइम पास हुआ दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है। ये रेट ऑफ चार्ज फ्लो बताता है किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है। ये कंडक्टर में हो सकता है, हवा में हो सकता है, जैसे स्काई में लाइटनिंग वगैरह होती है तो हवा में भी चार्ज फ्लो हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। बोलेंगे सर लिक्विड में, यस, जितनी भी लिक्विड बैटरीज आती है उसमें चार्ज फ्लो होता ही है ना भाई। जितनी भी लिक्विड बैटरीज आती है, आपके घर में जो इन्वर्टर लगा है, कार में जो बैटरी लगी है, सब में आप देखेंगे लिक्विड में ही तो चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो करंट सब जगह डिफाइन है, वायर में भी है, हवा में भी है, लिक्विड में भी है। जब भी चार्ज फ्लो हुआ, मैं तो कह रहा हूं स्पेस में भी है, अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, कोई चार्ज बीम जा रही है, तो आप उसके उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे खड़े हो जाइए, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम पास हुआ दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट की परिभाषा बहुत बड़ी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। आई क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, आई होगा डी क्यू बाई डी टी, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इज इट क्लियर। अगर एवरेज करंट निकालना, कई बार एवरेज करंट आता है, जैसे जे मेंस में छोटे छोटे टाइप के सवाल आते हैं कि जो चार्ज है वो टाइम टी पे दिया हुआ है 2t²। अच्छा मैं यहाँ लिखाऊंगा और इरेज भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैंने क्या कहा कि मैं आपको उससे लिंक भी करवा दूंगा कि चार्ज जो है किसी से भी फ्लो होने वाला चार्ज, उसका अमाउंट है 2t²। तो इंस्टेंटेनियस करंट बताइए, तो इंस्टेंटेनियस करंट बताने के लिए आपको सीधे सीधे dq बाई dt करना है। तो आ गया 4t, वो आ गया 4t, दैट्स ऑल, फिनिश। t इक्वल टू 2 पे करंट पूछा, 1 पे पूछा, जहां भी पूछा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हमें एवरेज करंट बताइए। एवरेज करंट के भी सवाल आते हैं, एवरेज करंट बताइए। एवरेज करंट कब से कब, उन्होंने कहा कि पहले 4 सेकंड में एवरेज करंट बताइए। तो पहले 4 सेकंड में तो कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाई टाइम। तो पहले 4 सेकंड में तो -0 डिवाइड बाई 4, तो आपको एवरेज करंट मिल जाएगी। इंस्टेंटेनियस लगे जैसे एवरेज वेलोसिटी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर कई बार इवन चार्ज फ्लो कैलकुलेट करने के लिए आता है,
चार्ज फ्लो बताइए। यही क्वेश्चन अगर मैं डिफरेंट कर दूं कि किसी वायर से जो करंट जा रही है दैट इज इक्वल टू 2t², तो बताइए पहले 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, पहले 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो एक चीज बताइए, करंट क्या है, चार्ज बाय टाइम, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज बराबर क्या होगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम, तो ऑब्वियसली बात है एक चीज देखिए, करंट कांस्टेंट होती तो मैं करंट इनटू टाइम कर देता, मैं करंट इनटू टाइम कर देता। अगर करंट कांस्टेंट होती, वो बोलते करंट 4 एम्पियर है, बताओ 3 सेकंड में कितना पास हुआ, तो मैं इंटू 3 कर देता, तो चार्ज फ्लो हो जाता। लेकिन अगर करंट वेरिएबल है तो यू शुड गो फॉर इंटीग्रेशन, यू शुड गो फॉर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से आते ही है। बस आपको ध्यान रखना है क्या करना है। इज इट क्लियर? या इसे एक और चीज कही जाती है, अगर कभी भी आई वर्सेस टी ग्राफ दिया जाए, आई वर्सेस टी ग्राफ दिया जाए, तो जो उसमें एरिया अंडर कर्व आएगा, जो उसमें एरिया अंडर कर्व आएगा, इसमें एरिया अंडर कर्व जो आएगा, कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसमें एरिया अंडर कर्व जो आएगा, एरिया, ये एरिया आएगा, आपको पता है दुनिया के किसी भी एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, है ना, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो क्या आएगा, ये एरिया ध्यान रखिएगा, ये एरिया आएगा आपका, ये एरिया आएगा इंटीग्रेशन आई डी टी। और आई डी टी क्या होता है मुझे बताएंगे, चार्ज फ्लो, ठीक है। तो कई बार आई टी ग्राफ दिया जाता है, जे में, जे वाले देते रहते हैं, आई टी ग्राफ दे दिया, और इस चैप्टर में नहीं, कई चैप्टर्स में देते रहते हैं, ठीक है। फिर यूनिट इसकी एम्पियर है। डायरेक्शन करंट की वही डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की है या नेगेटिव। एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मिस्टेक नेगेटिव मान लिया गया, ठीक है, जिसने पहले मान लिया गलती हो गई, अब हम उसे ढो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज नेगेटिव मान लिया गया, लेकिन ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है करंट की डायरेक्शन वही है, या जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट है। इज इट क्लियर? एक्चुअली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, क्लियर है, तो करंट उसके ऑपोजिट होगी। अगली टर्म आती है हमारी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी देखिए, अच्छा करंट जो है, करंट में डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी हम उसे वेक्टर नहीं बोल पाते। रीजन है वो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर पाती है। अभी मेरे हिसाब से आपको पता है करंट वेक्टर नहीं हो पाती। डायरेक्शन है करंट में कि भाई इस वायर में करंट इधर जा रही है, या वायर ऐसा है तो इधर जा रही है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर भी हम उसे वेक्टर नहीं बोल पाते, क्योंकि वेक्टर के लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो होना चाहिए, तो वो नहीं कर पाता। तो इसलिए एक नई टर्म बनाई गई, एंड दैट इज करंट डेंसिटी। नई टर्म करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला एरिया, तो करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए करंट इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है ए, करंट डिवाइडेड बाय एरिया आएगा करंट डेंसिटी। नाउ इसकी डायरेक्शन होगी, नाउ इसमें डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट डेंसिटी, जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो करंट डेंसिटी एंड करंट हैव सेम डायरेक्शन। तो आप बोलेंगे तो फिर करंट को वेक्टर क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि करंट को वेक्टर नहीं बोल पाए इसीलिए तो हम एक सप्लीमेंट टर्म बना रहे हैं, सप्लीमेंट टर्म, ठीक है। करंट तो अब ऑब्वियसली बात है बहुत जगह यूज आ गई। उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 एम्पेयर करंट इधर से आई, एक तार में 5 एम्पेयर इधर से आई, तो इधर 10 एम्पेयर जाएगी, ये हमें पता है कि इधर से 5 आई, इधर से 5 आई, तो इसमें कितनी जाएगी, 10। लेकिन इसे वेक्टर घोषित कर दूंगा तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन की तरह 0 हो जाएगा भाई। तो करंट तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, क्योंकि हमारे काम आ रही है। एक नई टर्म बना लेते हैं जिसमें वेक्टर वेक्टर आ जाए, करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होगी, ध्यान रखिएगा, आई बाई ए एन कैप। व्हाट इज एन कैप? तो यूनिट वेक्टर, एन कैप सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए आया, क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स ऑल। तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? पक्का? करंट निकालनी आती है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं, करंट डेंसिटी दे देते हैं, करंट डेंसिटी दे देते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, अगेन माइंड मैप है, तो जो जो हमने करवाया है वो फटाफट के कैसे किस किस बेसिस पे करवाया वो बता रहे हैं। तो करंट डेंसिटी के सवाल आते हैं, करंट डेंसिटी गिवन है और आपसे पूछा गया कि करंट कितनी है, तो करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट्स ऑल, ये आ गया करंट। लेकिन करंट डेंसिटी अगर वेरिएबल है, तो अगर करंट डेंसिटी पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन पे सेम नहीं है, तो आपको बताया गया कि जब भी कोई चीज वेरिएबल आती है तो आपके पास एक ही टूल है, एंड दैट टूल इज कॉल्ड कैलकुलस, ठीक है। हम एक सुटेबल एलिमेंट लेंगे और उस पे करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें आ जाएगा इंटीग्रेशन जे डी ए। डी ए क्या है मुझे बताएंगे, एरिया ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट लोगे इंटू जे, और इस सारे इफेक्ट को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिश्ता, ये आपको याद रखना है। ये रिश्ता होता है I इजिकल टू NAEVD। इससे खूब सवाल आते हैं जेईई मेंस जे एडवांस दोनों में, ठीक है। I इजिकल टू NAEVD, मतलब जेईई मेंस में स्पेशली, जे एडवांस बोल गया मैं गलती से, जेईई मेंस में I इजिकल टू NAEVD, ठीक है, NAEVD। या जे बराबर क्या हो जाएगा, NEVD, एरिया से डिवाइड कर दो करंट को,
एन क्या है, ध्यान रखिएगा, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ध्यान रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छा क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है मटेरियल क्या है। गोल्ड के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा। तो कई क्वेश्चंस आते हैं कि आयरन के 2 वायर बने, तो ध्यान रखिएगा उन दोनों का एन सेम होगा। गोल्ड के 2 वायर बने तो एन सेम होगा। तो ये बेसिकली डेंसिटी टाइप की टर्म है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये मटेरियल डिपेंडेंट है। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से ध्यान है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते बहुत तेज है, चलते बहुत तेज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते बहुत तेज है, लेकिन आपको पता है कि ओवरऑल उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते बहुत तेज है, बहुत तेज स्पीड से चलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन वो स्लोली ड्रिफ्ट होते हैं, बहुत स्लोली ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट और चलना अलग अलग चीज है। देखिए होगा क्या, मैं ऐसे समझाऊं, यहाँ ये वायर बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे रैंडमली चलते रहते हैं, रैंडमली उनका मोशन एकदम रैंडम होता है और बहुत तेज स्पीड से चल रहा होता है। इस स्पीड का ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा होता है, बहुत तेज, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, किसी भी डायरेक्शन में खिसक नहीं रहे होते। अगर खिसक जाएंगे, एक चीज बताइए, सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहाँ हाईली पॉजिटिव और यहाँ हाईली नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है कि एक मेटल की रॉड पड़े पड़े यहाँ हाईली पॉजिटिव यहाँ हाईली नेगेटिव हो गई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हाईली पॉजिटिव नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन्स वापस इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स चलते बहुत तेज है लेकिन खिसकते धीरे धीरे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जिस रेट से खिसकते हैं, जिस वेलोसिटी से वो खिसकते हैं, उससे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आई में एक रिलेशन है, आई इक्वल टू NAVD। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और VD है मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत, है ना। ध्यान रखिएगा स्टेडी स्टेट पे, एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टेडी स्टेट पे इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि इस टाइप का एक वायर है, इस टाइप का एक वायर है, इसमें यहां से करंट आई, ध्यान रखिएगा स्टेडी स्टेट पे जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी, ये परम सत्य है। आई करंट आएगी तो आई करंट जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप एरिया के हिसाब से, अच्छा ई ऑब्वियसली बात है हर पॉइंट पे सेम होगा, एन अगर मटेरियल है तो सेम होगा। तो देखिएगा यहाँ एरिया कम हो गया तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आ जाएगी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आ जाएगी। यहाँ एरिया ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, तो ध्यान रखिए आई तो सेम होगा 100%, और मटेरियल सेम है तो एन भी सेम होगा। अच्छा ई तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो भी बेचारा सेम है, तो सिर्फ 3 ही चीजें खेल सकते हैं, NAVD। एन खेल सकते हो अगर आप मटेरियल चेंज कर दो तो बस। अगला आता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। जब भी वायर से करंट पास करती है तो करंट का मतलब क्या हुआ, करंट या किसी भी मीडियम से जब करंट पास करती है तो चार्ज फ्लो हो रहा है। जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो ऐसे फ्रीली फ्लो थोड़ी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब फ्रीली इस डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा करंट ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं, क्या वो फ्रीली चल पा रहे हैं? नहीं, वो फ्रीली नहीं चल पा रहे होते हैं। ऑब्वियसली बात है उनके मोशन को, भाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे एटॉम भी तो रह रहे हैं यहाँ अंदर, एटॉम भी तो है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इससे टकराया, फिर इससे टकरा के इधर गया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, तो टकरा के अंदर चलता है, ठीक है। तो टकरा के अंदर चलता है तो ऑब्वियसली बात है उसके मोशन को बार बार रोका जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और बीच में बहुत सारे पेड़ है, जंगल में गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेज स्पीड से, तो कभी इस पेड़ से टकराए, कभी उस पेड़ से टकराए, हाईवे पे नहीं चल रहे और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इससे टकरा के चल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, मतलब मोशन का जो अपोज होता है, चार्ज के फ्लो का जो अपोज होता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ρL/A, ठीक है, ρL/A। यहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी। ये है जैसे डेंसिटी होती है वैसे ही, जैसे गोल्ड की रेजिस्टिविटी सेम होगी। देखिए दो कॉपर के वायर बनाओ, दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। दो कॉपर के वायर बनाओ, दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, ठीक है, दोनों का अलग अलग होगा। तो लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, मटेरियल के सब्सटेंस के, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी, तो ध्यान रखिएगा R बराबर ρL/A, रो यहाँ रेजिस्टिविटी है। L ध्यान रखिएगा, L किसके अलॉन्ग है, ध्यान रखिएगा अलोंग द लेंथ ऑफ करंट। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसके अलोंग वाली लेंथ लेनी है। अच्छा करंट ऐसे फ्लो करे तो ये वाली लेंथ लेनी है। हमेशा इस फॉर्मूले में L होगा, करंट डिसाइड करेगी कि क्या लेंथ है। तो जो करंट चल रही है वो, एरिया क्या होगा ध्यान रखिएगा, जो करंट के सामने आएगा। जैसे इस केस में एरिया क्रॉस सेक्शन ये है मेरे हिसाब से,
और लेंथ ये है। इज इट क्लियर? 100%। तो जो करंट के सामने आएगा परपेंडिकुलर वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो करंट जितना चलेगी वो लेंथ है। तो फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सवाल आते हैं क्यूबॉइड वाले। ऐसे फ्लो कर रही है तो लेंथ ये लेनी है, एरिया इसके सामने वाला। ऐसे फ्लो कर रही है तो लेंथ ये लेनी है, एरिया इसके सामने वाला। क्लियर? रेजिस्टिविटी, अगेन मैंने कहा इसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपोज कर रहा है। रेजिस्टेंस तो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई, और रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल की। क्लियर? जैसे आयरन की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, आयरन के बने तार की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखिएगा। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। क्लियर? 100 क्लियर? तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। अब ये अगेन जेईई मेंस का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, जेईई एडवांस का भी है वैसे तो, जेईई मेंस का तो बहुत है, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। कैसे वेरी करता है याद रखिएगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी करता है। रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, R इक्वल टू R नॉट अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस में टेम्परेचर है। अल्फा कहलाता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन मटेरियल। ठीक है, क्लियर? ठीक है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। क्लियर? अब आर नॉट है आपका रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट, और आर है एट टेम्परेचर टी। और ये डेल टी क्या है, ध्यान रखिएगा, ये डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो फॉर्मूला रहेगा आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपके बहुत बार आएगा थर्मल एक्सपांशन में, इलास्टिसिटी में, बहुत बार। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा मतलब इससे मिलता जुलता फॉर्मूला, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये हमें मिलता है। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर कितना हमने बढ़ाया घटाया, अगर बढ़ाया तो पॉजिटिव, घटाया तो नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा टी होगा टी माइनस टी नॉट, आर नॉट होगा टी नॉट पे रेजिस्टेंस, और आर होगा टी पे। ध्यान रखिएगा, एचसीवीजी ने कहा है कि जो पहला टेम्परेचर दो उसको टी नॉट मान लो, और सेकंड टेम्परेचर जो भी दिया उसको टी मान लो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा उससे आंसर गड़बड़ा जाते हैं। एनसीईआरटी इसमें सही है, जिसको जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों सही मानते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों सही मानते हैं। टी नॉट हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, टी नॉट फोर्सफुली 0 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। फोर्सफुली कितना है, ध्यान रखिएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री रहेगा। इज इट क्लियर? 0 डिग्री ही टी नॉट मानना है। तो मान लीजिए उन्होंने 50 से 100 बोला, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करते हैं अपने नोट्स में। 50 डिग्री पे रेजिस्टेंस दिया और 100 पे पूछा है, तो आप सीधे 50 को आर नॉट नहीं मान सकते, आर नॉट तो 0 पे फिक्स है, वहीं से मान के क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 2 बार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक बार 0 से 50, एक बार 0 से 100। अब 50 पे दिया हुआ है और 100 निकालना है, उन दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए याद दिला रहा हूँ, 0 पे ही मानना है। अच्छा, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव आने का मतलब यही हुआ। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब डेल्टा पॉजिटिव, अल्फा भी पॉजिटिव, तो ये एक से बड़ा नंबर, सॉरी ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ये टोटल नंबर एक से बड़ा हो गया। तो आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जिसका रेजिस्टेंस बढ़े कंडक्टर का बढ़ता है, तो इसका अल्फा पॉजिटिव है। सेमी कंडक्टर इसके उल्टे चलते हैं, ये जेईई मेंस को पसंद है। वो 2 मटेरियल देते हैं कि बताइए किसका टेम्परेचर क्या होगा, तो एक तो कंडक्टर दे देते हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर वगैरह, एक देते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर ध्यान रखिएगा कार्बन फैमिली पूरी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये पूरी कार्बन फैमिली जो है ये है सेमीकंडक्टर। तो इनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, ये और ज्यादा अच्छे कंडक्टिंग बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका अल्फा नेगेटिव होता है। तो उन्होंने सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी पूछ रखे हैं। क्लियर? 100%। फिर आपका रेजिस्टिविटी, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला है, हम इसे डिराइव नहीं कर रहे। देखिए डिराइव तो मैंने कहा कि हम सिर्फ माइंड मैप बना रहे हैं, 30 to 40 मिनट जो हमारा मैक्सिमम टाइम है उसमें। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/ne²τ। ये भी एक्सक्लूसिवली जेईई मेंस है, जेईई मेंस इस पे सवाल पूछ चुका है, और इवन ये सवाल एकदम हलवा हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है। रेजिस्टिविटी होगा m/ne²τ। m है इलेक्ट्रॉन का मास, e है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, n है हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टॉ क्या है, टॉ होता है जब इलेक्ट्रॉन अंदर चलता है तो टक्कर करते 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 चलता है। कोई टक्कर थोड़ी देर, कोई टक्कर में 1 सेकंड लगा, किसी टक्कर में 5 सेकंड लगे, किसी टक्कर में 3 सेकंड लगे, हर बार सेम टाइम बाद ही टक्कर थोड़ी करेगा। कभी जल्दी टक्कर हो गई, फिर काफी देर तक टक्कर हुई नहीं, तो ये एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन कोलिजन, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला भी याद रख लोगे तो जेईई मेंस में कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका फटाक से सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ चीजें जेईई मेंस एक्सक्लूसिव है, बाकी तो जेईई एडवांस, जेईई मेंस दोनों के लिए। ठीक है, टॉ जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम, कितनी देर आप रिलैक्स रहे, एक टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच में आप रिलैक्स थे, फिर टक्कर हो गई धाड़, फिर धाड़ 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 धाड़, है ना, तो ये है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन कोलिजन्स। ठीक है, चलिए टॉ
तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वो दे दें तो आपको ये वैल्यू आनी चाहिए। या टॉप पूछा उन्होंने रिलैक्सेशन टाइम, बाकी सब दे दिया था m(e²ρ). क्लियर? चलिए हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मेरे हिसाब से आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है। फॉर ओमिक बॉडीज voltage across object is directly proportional to current passing through its। ठीक है, वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज और पोटेंशियल में अंतर होता है। वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इज इट क्लियर? तो वोल्टेज, तो अगर ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें जैसे मैंने ए और बी पॉइंट लिखे, जानबूझ के पोटेंशियल और वोल्टेज में अंतर बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज जो है, इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज V है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज V। वोल्टेज का मतलब क्या, ध्यान रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी ओमिक बॉडी, आप बोलेंगे सर ओमिक बॉडी क्या है? जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। हम सेमीकंडक्टर में जाके पढ़ते हैं कि हर ऑब्जेक्ट में वोल्टेज जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो अलग अलग ग्राफ बनता है। तो सेमीकंडक्टर में हम मतलब V वर्सेस I का ग्राफ भी बनाते हैं। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट नहीं करता, जो ऑब्जेक्ट फॉलो करता है हम उसे ओमिक बॉडी नाम दे देते हैं। तो ओमिक बॉडीज के लिए V बराबर IR होता है, या V क्या है ध्यान रखिएगा, वोल्टेज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू I इंटू R। R है अपना रेजिस्टेंस। इसमें ध्यान रखिएगा करंट कहां से कहां फ्लो करती है? रेजिस्टेंस में हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो नहीं करती। इन रेजिस्टेंस ध्यान रखिएगा कहां से कहां फ्लो करती है? I हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन सिर्फ किस में? पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस। मैंने सारे डिवाइस में गारंटी नहीं ली है। पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में हाई से लो फ्लो करती है, हाँ या ना? इज इट क्लियर? फिनिश। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी होती है। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी हम डिराइव करते हैं। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म होती है, देखिए ये स्केलर फॉर्म है, V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इक्वल्स टू IR, ये आपने 9th में भी पढ़ी है। लेकिन इसकी वेक्टर फॉर्म होती है, वोल्टेज की जगह E आ जाता है, R की जगह रो आ जाता है, I की जगह J आ जाता है, E इज इक्वल टू रो J। ध्यान रखिएगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी डायरेक्शन सेम आती है। और E इज इक्वल टू क्या होता है? रो J। या इस रो को इधर आके डिवाइड करूं, इस रो को इधर लाके डिवाइड करूं, तो 1/रो हो जाएगा सिग्मा, या J इज इक्वल टू सिग्मा E। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की। क्या है? वेक्टर फॉर्म। तो E और J में कभी भी रिलेशन लाना हो, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी आए। करंट कैरिंग वायर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यही फॉर्मूला देगा, वो KQ/R² नहीं देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले ना KQ/R²। जब भी करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जाता है, बच्चे कहते हैं ये कैसे बताएं, ये तो नहीं बता पाएंगे। तो जाने के यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ नहीं लगेगा, करंट कैरिंग वायर है तो सीधा आप इस पे लौटेंगे। यही तो माइंड मैप है, यही माइंड मैप है। करंट कैरिंग वायर में ये पूछा, खड़ाक से आना चाहिए इज इक्वल टू रो जे, दैट्स ऑल, फिनिश, ओवर। करंट कैरिंग वायर में अब बैटरी पे आ जाते हैं। बैटरी देखिए, बैटरी, ठीक है, बैटरी हमारा वो डिवाइस होगा, अच्छा ये हमारी जो होगा सर्किट की एनर्जी को हार्म करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब ही वही होता है जो मोशन के जो चार्ज के फ्लो को हैम्पर करे, अपोज करे, मतलब स्लो डाउन करे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो एनर्जी खाएगा रेजिस्टेंस। अब एनर्जी प्रोवाइड करने वाला भी तो होना चाहिए। तो हमारे घरों में टीवी चल रही है, या आप मान लीजिए मेरे को मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो कोई एनर्जी सोर्स है ना जहां से उसको चार्ज कर रहे हो। वो एनर्जी सोर्स हमारे घर में सॉकेट होता है, या कई जगह बैटरी होती है। बैटरी जैसे मोबाइल में भी बैटरी है, तो बैटरी सोर्स एज ए एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स, वैसे क्या होता है सर्किट में सिर्फ आप वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए। अच्छा वोल्टेज सोर्स या एनर्जी सोर्स दोनों है, ठीक है। आप बैटरी मेन काम करती है अपने दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज क्रिएट कर लेती है, और उस वोल्टेज के कारण सर्किट में करंट दौड़ जाती है, दैट्स ऑल। तो ये वोल्टेज सोर्स है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है पूरे सर्किट को, ठीक है। इसमें इसको ध्यान रखिएगा, बैटरी जो होती है, बैटरी उसको लिखते हैं E, R। E है यहाँ EMF, E क्या है ध्यान रखिएगा, EMF और बैटरी, जो मेरे हिसाब से आपको ध्यान है EMF, ये बैटरी की असली ताकत है, ये बैटरी की असली ताकत है। R क्या है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक चीज बताइए, बैटरी जो होती है, बैटरी के अंदर भी तो आयंस चलते हैं, तो इतना स्मूथ फ्लो थोड़ी मिलेगा, वो भी तो एक दूसरे से टकराते हुए चलेंगे, तो अंदर भी रेजिस्टेंस है। तो E, R, E है यहाँ EMF, ये बैटरी की असली ताकत है। बाहर असली ताकत नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मतलब रेजिस्टेंस भी है, क्लियर है ना, 100%। जैसे भाई यही होता है ना कि भाई आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन रेजिस्टेंस मतलब कुछ आलस नाम का जो चीजें होती है, उस कारण आप 8 घंटे पढ़ पा रहे हो, 7 घंटे पढ़ पा रहे हो। फेसबुक इंस्टाग्राम की चीजें जो है वो रेजिस्टेंस है। तो EMF आपका 8 घंटे पढ़ने की ताकत है, लेकिन इंस्टाग्राम जो है वो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो आइडल बैटरी जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0,
जिसका रेजिस्टेंस हो 0, जिसके पास में कीपैड वाला मोबाइल हो, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं ऑब्वियसली बात है, वीडियो देख रहे हो तो ये भी चाहिए होता है, लेकिन मान लो सिर्फ वीडियो देखने के लिए चाहिए हो, बाकी काम के लिए नहीं चाहिए हो, तो ये R0 हो गया भाई, सिर्फ प्रॉपर काम के लिए मोबाइल यूज हो रहा है, अभी बाद में कर लेंगे सारे काम एक बार जेई निकालने के बाद। तो आइडल बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, ठीक है, उसमें ई हो, उसकी जो भी ताकत है, ईएमएफ जो ताकत है वो बाहर ईएमएफ ही मिलेगी, ये आइडल बैटरी है। लेकिन ऑब्वियसली बात है आइडल बैटरी होती नहीं है, आइडल बैटरी भी सवालों में आएगी, नॉन आइडल भी आएगी, तो ध्यान रखिएगा आइडल बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0। अब एक टर्म आती है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब क्या है, बैटरी के दो टर्मिनल, एक छोटी लाइन बड़ी लाइन। अच्छा, बड़ी लाइन का मतलब होता है हाई वोल्टेज, छोटी लाइन का मतलब होता है लो वोल्टेज। ये हाई वोल्टेज, ये सॉरी हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे आपको कितना मतलब वोल्टेज मिल रहा है। जैसे पेंसिल सेल होता है, पेंसिल सेल तो सबने देखा है, ये सेल, उसका ऊपर और नीचे दो टर्मिनल्स होते हैं, इस पे वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो इसमें वोल्टेज ईएमएफ के बराबर नहीं मिलता, जो बैटरी की ताकत लिखी होती है उन पेंसिल सेल पे 1.5 वोल्ट लिखा होता है, एक्जैक्टली उतना नहीं मिलता। अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो 1.5 से कम मिलेगा। जितना ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे उतना ही 1.5 से और कम होता जाएगा, ये खेल होता है। आपको उसे चार्ज करना है तो रिचार्जेबल सेल आता है, उसे चार्ज करना होगा तो 1.5 या 1.5 से कम लगाओगे वो चार्ज नहीं होगा, आपको 1.5 से ज्यादा लगाना पड़ेगा तब वो चार्ज होगा, ठीक है। तो दो तरह से, तो टर्मिनल वोल्टेज है क्या, जब बैटरी काम आ रही है, बैटरी सर्किट में है, चाहे वो चार्ज हो रही हो चाहे वो डिस्चार्ज हो रही है, चाहे मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी अभी, चाहे चार्ज हो रहा है, इन दोनों केस में उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज कहलाता है वो कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर। अभी टर्मिनल वोल्टेज दोनों टाइम अलग अलग आता है, मतलब डिस्चार्जिंग और बैटरी में क्या आता है, डिस्चार्जिंग और बैटरी में आता है ई माइनस आई आर। जितनी ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे, अच्छा देखो एक मिनट, यहां मेरे हिसाब से ये गड़बड़ हो गई, ठीक है, यहां क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका, ये यहां मैं लिख देता हूं, ये डिस्चार्जिंग हो गई, ये डिस्चार्जिंग है और ये चार्जिंग है, बाकी सब हटा देते हैं, ठीक है, शायद दो डायग्राम उल्टे हो गए, ठीक है। ये है डिस्चार्जिंग और बैटरी, ये है चार्जिंग और बैटरी। डिस्चार्जिंग और बैटरी में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, डिस्चार्जिंग और बैटरी को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सर्किट में वो सवाल आते हैं कि पहचानो कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, तो फटाक से कैसे पहचानोगे, प्लस से करंट अगर निकल रही है, प्लस से निकल रही है, माइनस पे आ रही है, अच्छा करंट तो क्लोज लूप में फ्लो होगी, तो प्लस से निकल रही है या माइनस पे आ रही है, तो ये है क्या, डिस्चार्जिंग। ये बैटरी एनर्जी दे रही है सर्किट को, जैसे अभी आप मोबाइल पे देख रहे हो, चार्ज नहीं कर रहे तो अभी बैटरी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, प्लस से करंट निकलेगी, तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो ई माइनस आई आर होगा, ईएमएफ से कम ताकत बाहर मिलेगी, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट का सेल है तो उससे कम ताकत बाहर मिलेगी, तो ई माइनस आई आर। ई मैं बता ही चुका हूं, ईएमएफ है, आर फिक्स है, आई जितना ज्यादा होगा ये टर्मिनल वोल्टेज उतना कम होता जाएगा, जितना ज्यादा उसमें लोड डालते जाओगे बैटरी पे उतना ज्यादा उसका वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाएगा। चार्जिंग करनी है तो करंट उल्टी डायरेक्शन में चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा, चार्जिंग करनी है तो करंट ऐसे चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा, चार्जिंग करनी है तो करंट ऐसे मिलेगी, इज इट क्लियर, इस तरह से करंट मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करंट आएगी, मतलब प्लस पर आएगी, प्लस से निकले तो डिस्चार्जिंग, प्लस पे आएगी तो चार्जिंग, ये पहचानना है सर्किट में, याद रखना है, ठीक है। इसमें टर्मिनल वोल्टेज होगा ई प्लस आई आर, मतलब इसमें आपको ईएमएफ से ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी तो बैटरी चार्ज होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आते हैं इस चैप्टर के दो ब्रह्मास्त्र। इस चैप्टर के दो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या है, किरचॉफ लॉस, सर्किट के दो बड़े ब्रह्मास्त्र हैं, है ना, इन्हीं से हम पूरा सर्किट सॉल्व करते हैं। तो किरचॉफ लॉस क्या है, किरचॉफ लॉस, एक है किरचॉफ करंट लॉ और एक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दोनों बहुत आसान से है, एक चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एक एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन क्या है, ध्यान रखिएगा, किरचॉफ करंट लॉ क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, किरचॉफ करंट लॉ है कि स्टडी स्टेट पे वैसे हम स्टडी स्टेट ही पढ़ रहे हैं, हमें तो स्टडी स्टेट ही पढ़ना है, स्टडी स्टेट पे किसी भी जंक्शन पे, आप बोलेंगे सर ये जंक्शन क्या है, जंक्शन का मतलब होता है जहां बहुत सारे तार आके मिल रहे हैं, उनका जॉइंट, ठीक है। जैसे रेलवे जंक्शन होता है तो वहां बहुत सारी ट्रेनें आके मिलती है, मतलब वहां ट्रेनें आती है, बहुत सारी लाइंस आती है, ठीक है, यहाँ ट्रेनें, ठीक है। तो जंक्शन का मतलब होता है जहां बहुत सारी मतलब लाइंस आके मिल रही है, ठीक है। तो जंक्शन पे जितनी करंट इन होगी उतनी करंट आउट होगी, आई इन इज इक्वल टू आई आउट, आई इन इज इक्वल टू आई आउट, ठीक है, आई इन इज इक्वल टू आई आउट। तो आई इन कितनी है मुझे बताओगे, I1 प्लस I2, यहाँ आई आउट कितनी है I3, इस जंक्शन पे देखो तो I1 I2 आ रही है, I3 जा रही है, ये किरचॉफ करंट लॉ बहुत काम का है, हमारे बहुत काम का है, हम इसे सर्किट में इसकी ताकत देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये हथियार है आपके पास, ये हथियार है, तो किरचॉफ करंट लॉ, जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, ये तो ब्रह्मास्त्र है भैया, ये तो बहुत पावरफुल चीज है, ये तो खड़ाक से सवाल करके देगा हमारे, और बहुत कॉम्प्लेक्स सवालों में हमारे काम भी आता है।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ है कि आप किसी भी क्लोज लूप में, सर्किट के किसी भी क्लोज लूप में घूम जाइए, मतलब किसी एक पॉइंट से शुरू हुई है, जैसे मान लीजिए यहां से आप शुरू हुए, यहां से आप शुरू हुए और आपको जहां जाना है, आप सर्किट में जाने के लिए फ्री है, जहां जाना है जाइए, जहां जाना है जाइए, घूम के वापस इसी पॉइंट पर आ जाइए, जहां जाना है जाइए, घर वापस आ जाइए रात को, ठीक है, ये है केवीएल। तो यहां से रवाना होइए, वापस यहां आ जाइए, ठीक है। अब बीच में आपको जो जो वोल्टेज मिले, जो जो वोल्टेज मिले उन सबको लिखते जाओ विथ साइन। अगर वोल्टेज बढ़ा, अगर पोटेंशियल बढ़ा तो आप उसे प्लस लिख दीजिए, वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्लस, अगर वोल्टेज घट रहा है तो माइनस। पूरा हिसाब किताब कीजिए, पूरा हिसाब किताब कीजिए, और जब घर वापस आएंगे तो ये हिसाब किताब जीरो हो जाएगा, ये हिसाब किताब। और ये से बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से, कैसे आप घर से निकले, ठीक है, आप घर वापस आ रहे हो, तो जब घर से निकले, बीच में कोई पहाड़ आया तो आपने हाइट बढ़ाई, तो यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल बढ़ी, फिर नीचे आए, फिर कहीं और चले गए, फिर मान लीजिए किसी मतलब तालाब में नहाने कूद गए, फिर इधर चले गए, बिल्डिंग चले गए, फिर मॉल चले गए, फिर मूवी देखने चले गए, घर आए। क्या मैं कह सकता हूँ, जब गए थे तब हाइट और जब आए थे तब हाइट सेम थी, तो इसका मतलब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है। वैसे इलेक्ट्रिक भी पोटेंशियल जी होता है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो वापस वहीं आ जाओगे तो नेट पोटेंशियल में चेंज जीरो आएगा, तो नेट पोटेंशियल में चेंज जीरो आएगा, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल में चेंज जीरो आएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए, बहुत जरूरी चीज है, ये सबसे बड़ा टूल है आपका, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सावधानी है, सावधानी रखिएगा, क्या, साइन के साथ काम करना होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां से यहां गए तो बाई केवीएल क्या आएगा मुझे बताओगे, बाई केवीएल यहां से यहां गए तो प्लस से माइनस, तो डिक्रीज हुआ तो माइनस V1, यहां से यहां गए तो प्लस V2, यहां से आ गए तो मतलब माइनस V1 क्योंकि डिक्रीज हुआ, यहां से आ गए माइनस से प्लस। अच्छा, सर्किट में माइनस प्लस का मतलब होता है, माइनस मतलब लो पोटेंशियल, प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, बस। प्लस से माइनस गया मतलब हमें नुकसान हुआ, फिर यहां से आ गए फायदा हुआ तो प्लस, यहां से आ गए माइनस से प्लस गया तो फायदा हुआ तो प्लस V3, एंड यहां से आ गया तो नुकसान हुआ माइनस V4 इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। ये है केवीएल और दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, ठीक है। चलिए फिर आते हैं सीरीज, फिर स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमें तीन स्पेशल कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं, एक तो सीरीज देखना होता है, एक पैरेलल देखना होता है और एक व्हीटस्टोन देखना होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इन सब में तो आपको आइडिया है, ये सीरीज मतलब सारे के सारे रेजिस्टेंस एक ही ब्रांच में, सेम ब्रांच में, यहाँ 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 इस टाइप से सारे रेजिस्टेंस एक ही ब्रांच में लगे हुए, R1 R2 R3 है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना, और ये क्या है, R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे, इन तीनों को हटा के एक लगा दो तो भी वो इन तीनों के जैसा ही काम करेगा, इकट्ठा। ये तीनों जो करते ये मिलके अकेला कर देगा, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है। सीरीज में होते हैं, सीरीज में होता है तो तीनों में करंट सेम होती है, पहली बात तो आई सब में सेम है, आई सेम इन ऑल। आर इक्विवेलेंट आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ऐड होते हैं, ठीक है। क्लियर। पैरेलल क्या होगा, पैरेलल जब सेम टर्मिनल्स में जोड़े जाए, जैसे ये R1 और R2 ये दोनों सेम टर्मिनल्स, मतलब इसका और इसका टर्मिनल दोनों का क्या है मुझे बताएंगे, ये और ये टर्मिनल दोनों सेम है, मतलब इसको जिस टर्मिनल पे जोड़ा है इसको भी उसी टर्मिनल पे जोड़ा है, एक दो ऐसे टर्मिनल सेम है, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है दोनों की। अब ये दो अलग अलग रास्ते हैं तो ऑब्वियसली बात, अगर करंट यहां से आएगी तो बटेगी, करंट यहां से आएगी तो बटेगी। जबकि सीरीज में क्या होता है, जो करंट यहां आई वही इसमें गई, वही इसमें गई। पैरेलल में यहां से करंट आई तो बटेगी। ये करंट बांटना बहुत जरूरी होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। आर इक्विवेलेंट क्या, अच्छा इन सब में अच्छा टर्मिनल सेम है तो यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज क्या होगा मुझे बताएंगे, सेम, ऊपर और नीचे वोल्टेज सेम होगा, तो मतलब वोल्टेज सेम है, ठीक है। सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो की पॉइंट्स है, जिनसे आपके सवाल में टूल यही लगेंगे, ठीक है। सवालों में टूल लगा लगा के तो हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, तो देख चुके हैं, अभी तो बस हमें करना है कि भैया हाँ ये सब। आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इज इट क्लियर। या दो के लिए कितना आएगा मुझे बताएंगे, दो के लिए, ठीक है, इसमें आपको नीचे मिल जाएगा, वो इससे नीचे छुप गया कोई बात नहीं, तो आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा। दो के लिए क्या आएगा, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय आर इक्विवेलेंट, तो ये आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, फॉर्मूला होता है। करंट ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस के इनवर्सली बढ़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगी ना, अपोज ज्यादा है, तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। ये I1 का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट पैरेलल में बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत बार बांटनी नहीं है, बहुत बार बांटनी है सवालों में। I1 बराबर क्या आएगा याद रखिएगा, I1 ये याद रखिएगा, I1 बराबर इसमें करंट चाहिए ना R1 में, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इसमें करंट चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस उठाओ, R1 में करंट चाहिए तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। वैसे ही I2 क्या आएगा, इसमें करंट चाहिए तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आपके सर्किट्स आते हैं, सर्किट्स, तो सर्किट्स में क्या है ध्यान रखिएगा, अगला क्या है आपका
इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा देखिए पावर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। पावर दुनिया में हर इलेक्ट्रिक डिवाइस की, देखिए जैसे ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, इस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज V है, इस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, इसमें करंट कितनी आ रही है I। अच्छा I आएगी तो I जाएगी, वोल्टेज V है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसकी पावर होगी VI। ये दुनिया के हर इलेक्ट्रिक पावर की डिवाइस पावर है, हर इलेक्ट्रिक डिवाइस की पावर है। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, चाहे बैटरी हो, चाहे डायोड हो, चाहे कैपेसिटर हो, पावर लिखनी है इंस्टेंटेनियस तो VI के अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं होगा। याद रखिएगा कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस से। कोई दुनिया का कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्टेंटेनियस पावर VI, यहाँ V है वोल्टेज जो मैंने लिख दिया, I करंट पास हो रही है। अब इसे रेजिस्टेंस के लिए स्पेशली कैसे लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस के लिए आपके पास स्पेशली एक और फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस के लिए आपके पास स्पेशली एक और फॉर्मूला है। वो क्या है मुझे बताएंगे? मतलब V इक्वल्स टू आई आर। आपके पास में सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए स्पेशल फॉर्मूला है, ये दुनिया के हर डिवाइस के लिए नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ दुनिया के हर डिवाइस के लिए ये वैलिड नहीं है V इक्वल्स टू आई आर। ये तो ओम्स लॉ है ना, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए वैलिड होगा। तो पावर मैं कह रहा हूँ दुनिया के हर डिवाइस की VI है, हर डिवाइस की, एवरी डिवाइस, एवरी डिवाइस। ये क्या है ध्यान रखिएगा, एवरी डिवाइस, हाँ या ना, एवरी डिवाइस। क्लियर? मतलब हर डिवाइस की, ध्यान रखिएगा। P इज इक्वल टू VI। मैं V की जगह क्या लिख सकता हूँ? IR, तो बन गया I स्क्वायर R। या मैं I की जगह क्या लिख सकता हूँ? V बाय R, तो V स्क्वायर बाय R। इज इट क्लियर? तो रेजिस्टेंस के लिए दो और एक्स्ट्रा फॉर्मूले बन जाते हैं सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए, I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R। ओवर, दैट्स ऑल। फिर रियोस्टेट, अच्छा कुछ कुछ चीजें बीच में आती रहेगी। रियोस्टेट का साइन ये होता है, रियोस्टेट एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये साइन जब भी सर्किट में आ जाता है ना, ये साइन जब भी आ जाए, बैटरी में आ जाए तो मतलब उसका ईएमएफ वेरिएबल है, कैपेसिटर में आ जाए मतलब वो उसका कैपेसिटेंस वेरिएबल है, तो रेजिस्टेंस में आता है मतलब ये वेरिएबल मतलब रेजिस्टेंस है। इज इट क्लियर? फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, पावर के साथ इलेक्ट्रिक बल्ब आएगा, इलेक्ट्रिक गीजर या कुछ भी। देखिए बल्ब के जब भी सवाल आते हैं, आपकी पहली शुरुआत कहां से होती है? बल्ब को आपको सिंपल एक रेजिस्टेंस मानना है। बल्ब को क्या मानना है? सिंपली रेजिस्टेंस। हर पॉइंट मैंने नोट्स में लिखा है, देखिए हर पॉइंट लिखा है कि जो आपके काम आ सकता है। याद, जो हम क्वेश्चन कराते हैं वो बोलते हैं बच्चा ये याद करो, बच्चा ये याद करो, बच्चा ये याद करो, वो पॉइंट लिखे है, ठीक है? तो सिंपली रेजिस्टेंस, तो आपको तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस मानना है। लेकिन बल्ब पे कुछ लिखा हुआ आता है, P नॉट V नॉट। P नॉट V नॉट क्या होता है? रेटेड पावर एंड वोल्टेज। रेटेड पावर एंड वोल्टेज जैसे मार्केट से आप खरीद के लिखा है, 100 वॉट का बल्ब खरीद के लाया, उसमें लिखा होगा 100 वॉट एंड 230 वोल्ट। तो 100 वोल्ट 100 वाट, तो वो 100 वाट उसकी लिखी हुई पावर है, और वोल्टेज के 230 वोल्ट पे लगाओगे तो 100 वाट मिलेगा, 230 वोल्ट पे लगाओगे तो 100 वाट मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये रेटेड होती है। इस डेटा को गोली मार दो, इस डेटा को गोली मार दो, क्या निकाल के? बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल के। एक चीज बताइए, ऊपर ही लिखा है पावर बराबर V स्क्वायर बाय R, तो R बराबर क्या आएगा? पावर को नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा मुझे बताएंगे? मतलब V स्क्वायर बाय P नॉट। तो ध्यान रखिएगा ये डेटा आपके कोई काम का नहीं है, ये लिखा हुआ डेटा कोई काम का नहीं है। लिखा हुआ डेटा ऐसा होता है 100 वॉट और 230 वोल्ट, तो इसका मतलब होता है 230 वोल्ट पे लगाओगे तो 100 वॉट मिलेगा, किसी और वोल्ट पे लगाओगे तो 100 वॉट थोड़ी मिलेगा, ठीक है? तो आप तो इसका रेजिस्टेंस निकाल के इस डेटा को गोली मार दो, फिर ये काम का नहीं है। तो V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट। क्लियर? फिर आता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, जो आपको पता ही है, R1 R2 R3 R4, और बीच में R5 या यहाँ एक गैलोनोमीटर लगा सकते हो, यहाँ एक गैलोनोमीटर लगा सकते हो, और नीचे क्या है? बैटरी, यहाँ एक गैलोनोमीटर लगा सकते हो। ये जो गैलोनोमीटर है, ध्यान इसमें आपको पता ही है कि अगर R1 if R1 R4 बराबर क्या हो जाए मुझे बताओगे? R2 R3। अगर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस हो जाए तो नो करंट इन, वैसे नीचे लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहां लिख देता हूं, तो नो करंट इन R5। तो R5 में करंट नहीं है, या नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? अगर R1 R4 बराबर R2 R3 हो जाए तो ध्यान रखिएगा दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस हो जाए तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत है। या गैलोनोमीटर होगा तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इज इट क्लियर? यहाँ क्लियर? तो और कोई करंट नहीं जाएगी। और इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा मुझे बताएंगे? ये B और D पॉइंट। अच्छा पोटेंशियल सेम होगा जब भी तो करंट फ्लो नहीं करेगी। अच्छा इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा जब भी तो इस वायर में करंट फ्लो नहीं करेगी, नहीं तो हाई से लो फ्लो कर जाएगी भाई। तो आप इसे सिंपली R5 को हटा सकते हो। इससे क्या होता है? 3 अगर नो तो चौथा अननोन हो तो कैलकुलेट हो जाता था। क्लियर? 100%, ठीक है? फिर आया आपका बैटरी का कॉम्बिनेशन। देखिए बैटरी भी अगेन सीरीज पैरेलल होती है, सीरीज में होती है, तो जैसे E1 R1 E2 R2 E3 R3 है, तो EMF ऐड हो जाते हैं, R इक्विवेलेंट ऐड हो जाता है। तो जैसे ये बैटरीज है, ये एक ही ब्रांच में ये बैटरी ये बैटरी ये बैटरी, तो ये सब क्या होगा मुझे बताएंगे? इक्विवेलेंट क्या आएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 E2 E3। R इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 R2 R3। इज इट क्लियर? ये सीरीज का है ताकि आप 3 बैटरी को हटा के एक लगा सकते हो, लेकिन एक ही ब्रांच में होनी चाहिए।
पैरेलल में अगर होगी तो देखिए पैरेलल में 3 बैटरी लगाई है मैंने, E1 R1 E2 R2 E3 R3, तो इसको भी आप एक बैटरी बना सकते हो, इसको भी आप एक बैटरी बना सकते हो, वो बनेगा इक्विवेलेंट कॉमा आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कॉमा आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसा आएगा इसका फॉर्मूला वैसे हम डिराइव करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, दैट्स ऑल। इक्विवेलेंट याद रखिएगा, ये याद नहीं रहता और कई बार बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन को खटाक से क्रैक कर देता है, हमने देखा भी है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन को खटाक से बहुत 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 लल्लू क्वेश्चन बनाता है, जेई में आए हुए क्वेश्चन भी है। इक्विवेलेंट होगा E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 इनटू R इक्विवेलेंट, E1 by R1 प्लस E2 by R2, जो बैटरी लिख रहे हो उसका डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3, EMF by R, EMF by R और फाइनली R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। R इक्विवेलेंट यहां से आएगा, इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें सीरीज वाला E का एक्स्ट्रा फॉर्मूला है बस, ये क्लियर। फिर आपका आया गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर समय हमारे पास कमी है तो गैलोनोमीटर, ठीक है। तो गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर क्या होता है, गैलोनोमीटर क्या रीड करता है, तो डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दे, ठीक है। वैसे अमीटर होता है जो करंट की डायरेक्शन बताए, गैलोनोमीटर को इनिशियली बनाया गया था सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बात है सिर्फ डायरेक्शन बताने से क्या काम, तो हम उसको मैग्नीट्यूड में भी बताते हैं। तो गैलोनोमीटर अमीटर दोनों एक ही चीज है, ये कह लो ये कम रीडिंग की करंट के लिए, अमीटर बड़ी रीडिंग के लिए, दोनों वैसे एक ही चीज है। गैलोनोमीटर भी करंट की रीडिंग देता है और डायरेक्शन भी देता है साथ में, ठीक है। गैलोनोमीटर के लिए कुछ चीजें स्पेशली आपको दी जाती है, एक आरजी एक आईजी। अच्छा, डिवाइस विच गिव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैंने इसके लिए दोनों ही लिखा है और होता भी है ये, ठीक है। आईजी आरजी, आईजी आरजी, आरजी है इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर। ध्यान रखिएगा सर्किट में अमीटर, वोल्टमीटर, गैलोनोमीटर, आपको अगर सर्किट सॉल्व करना हो तो इनको सिंपली किससे रिप्लेस कीजिएगा, रेजिस्टेंस। जैसे बल्ब को सिंपली रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, वैसे ही गैलोनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर को सिंपली उनके रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल, खत्म काम, ठीक है। अब तो इनका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस को लिखते हैं आरजी, इसके रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर। आईजी होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम करंट, ठीक है, जिसमें ये फुल रीडिंग दे। तो जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी का स्पीडोमीटर आता है, गाड़ी के स्पीडोमीटर पर लिखा हुआ होता है मान लीजिए 240, 240 वो स्पीडोमीटर 240 किलोमीटर पर आवर तक को डिजाइन करने के लिए बना है, 240 तक गाड़ी चलेगी, वो रीड करेगा, 250 पे नहीं बताएगा, वो अपने मैक्सिमम रीडिंग पे चला जाएगा। तो मैक्सिमम रीडिंग जरूरी होती है ना, बचपन में स्केल यूज की गई तो 15 सेंटीमीटर उसकी लास्ट रीडिंग थी, वो फुल स्केल कहलाती है कि भैया 15 सेंटीमीटर से बड़ा रीड नहीं कर पाओगे, या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। इसमें ध्यान रखिएगा ऐसा इसकी रीडिंग जैसे होती है हर डिवाइस में, इसकी रीडिंग भी इसमें कितनी करंट आ रही है उस हिसाब से इसकी रीडिंग आएगी, 5 प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर पे ये सुई 30 डिग्री घूमी तो 4 एम्पियर पे 60 डिग्री घूमेगी। ये तो गाड़ी के स्पीडोमीटर में भी होता है यार, गाड़ी का स्पीडोमीटर इवनली तो घूमता है, 20 किलोमीटर पे अगर थीटा एंगल घुमा तो 40 पे 2 थीटा घूमेगा, ऐसा थोड़ी होता कि 20 पे इतना घुमा 40 पे थोड़ा ही घुमा, इवनली स्पेस्ड होते हैं। तो इसमें भी डिफ्लेक्शन या डिवीजन के, अगर 2 एम्पियर पे 10 डिवीजन रीडिंग है तो 4 एम्पियर पे 20 डिवीजन होगी, दैट्स ऑल। अच्छा, अमीटर वैसे गैलोनोमीटर और अमीटर एक ही चीज है, ठीक है। बस ये है कि अमीटर आप ऐसे कह लो कि अगर आपको गैलोनोमीटर की रेंज बढ़ानी हो, जैसे वो 2 एम्पियर तक ही रीड कर पा रहा है लेकिन आपको 10 एम्पियर तक रीड करवाना है, रेंज बढ़ानी हो, समझ गए, तो आप उसकी रेंज बढ़ा लो या इसे अमीटर बोल दो। गैलोनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना, ये मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि गैलोनोमीटर को शंट कर देंगे। गैलोनोमीटर को क्या कर देंगे, शंट, मतलब उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ये है कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू अमीटर, मतलब आपको गैलोनोमीटर लेना है, उसके पैरेलल में एक शंट जोड़ देना। क्यों? क्योंकि देखिए आपका डिवाइस सिर्फ 2 एम्पियर रीड कर सकता है, तो उसे 2 एम्पियर रीड करने दो, बाकी करंट को बाईपास कर दो साइड से, बाकी करंट को बाईपास कर दो, समझ गए, एक बाईपास रास्ता। सैंपल ले लो, बस थोड़ा सा सैंपल ले लो। भाई जैसे आपका ब्लड टेस्ट करवाना है तो पूरा खून थोड़ी निकालेंगे यार, एक थोड़ा सा खून का कतरा लेके ब्लड टेस्ट कर लेंगे ना, पूरा खून क्यों निकाल के चेक करेंगे भाई। तो वैसे ये इसने सैंपल ले लिया, बाकी को साइड में भेज दिया, तो शंट बोलते हैं, शंट मतलब पैरेलल। ध्यान रखिएगा इसको सॉल्व करने का इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या आता है, ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए एक गैलोनोमीटर है, उसकी रेंज है 2 एम्पियर, आपको 20 एम्पियर करना है, तो आपको इसकी मतलब मैक्सिमम रीडिंग चेंज करनी है। ध्यान रखिएगा IGRG। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बनता है, ये एक्चुअली ये सब आ गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम करना होता है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं, मैं समझा देता हूं, बाकी आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं गैलोनोमीटर से हम क्या करते हैं, साइड में एक लगा देते हैं शंट, जिससे क्या होता है कि मेन करंट को हम थोड़ा सा बाईपास कर देते हैं, ये साइड वाली बाईपास, और यहां जो भी करंट आएगी उससे सैंपल मतलब रीडिंग ले लेंगे, तो ये IG और ये है IA। अच्छा, ये है अमीटर में आने वाली मैक्सिमम करंट,
ये है गैलोमीटर में जाने वाली मैक्सिमम करंट, क्योंकि बाकी करंट जो मीटर में मैक्सिमम आई है उसको साइड में से पास करवा दिया। ये कितनी जाएगी मुझे बताओगे? आई ए माइनस आई जी, आई ए माइनस आई जी। अच्छा ऑब्वियसली बात है, मैंने केसीएल लगाया भाई, इसमें आई जी गई तो इसमें कितनी जाएगी? बची हुई करंट आई ए माइनस आई जी। इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम ही होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हैं भाई, ये और ये। इसका रेजिस्टेंस कितना था? आर जी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ऊपर वोल्टेज क्या है? आई जी आर जी, और या नीचे वोल्टेज क्या है मुझे बताओ? एस इंटू, अच्छा शंट को एस लिख रहा हूं, आई ए माइनस आई जी। आई जी क्या है? गैलोनोमीटर की मैक्सिमम रीडिंग। आई ए क्या है? ध्यान रखिएगा, आई ए क्या है? अमीटर की मैक्सिमम रीडिंग, क्योंकि दोनों की मैक्सिमम रीडिंग में ही खेल रहे हैं। क्योंकि जब मीटर में मैक्सिमम करंट जाएगी तभी तो गैलोमीटर में मैक्सिमम जाएगी। तो अगर उन्होंने बोला ये 2 एम्पियर का गैलोमीटर मुझे 20 एम्पियर का बनाना है, तो 20 और ये 2, दैट्स ऑल। ये नीचे लिखा हुआ है सब कुछ, तो इसलिए शायद दिख नहीं रहा, तो मैंने ऊपर लिख के समझा दिया। ओवर। अगले पे आता हूं फिर मैं, ठीक है। अगला है आपका कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर इंटू नहीं, गैलोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनाना है तो ध्यान रखिएगा आपको इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ये सीधे सवाल आते हैं। अच्छा शंट छोटा होना चाहिए, जो पैरेलल में जोड़ा है छोटा होना चाहिए, और इसके लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में आना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं गैलोमीटर में, ठीक है। क्लियर? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है। जे एडवांस जे एमएस दोनों में सवाल आते रहते हैं, ठीक है। अब क्यों कैसे वो तो सब हम थ्योरी में बात कर चुके हैं, अभी तो बस आपको याद रखना है क्या क्या होता है। और इसकी रीडिंग क्या होगी? मैक्सिमम रीडिंग। ये याद रखिएगा, इसकी मैक्सिमम रीडिंग होगी, जो वोल्ट मीटर बनेगा उसकी मैक्सिमम रीडिंग होगी आई जी। और ये इन दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ो, आर और आर जी सीरीज में, तो आर प्लस आर जी। ये याद रखिएगा। तो वोल्ट मीटर की, अगर उन्होंने कहा कि आपको 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है? 50 वोल्ट यहां रख दो, बराबर आई जी की रीडिंग मिलेगी, आर जी की मिलेगी, आर पता करना होगा कि 50 वोल्ट के लिए कितना चाहिए। क्लियर? आई जी आर जी तो देगा गैलोमीटर का के लिए आई जी, और उसका रेजिस्टेंस आर जी दोनों देंगे। फिर आता है आपका मीटर ब्रिज। आपका मीटर ब्रिज, बेसिकली मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने काम आता है। ये व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे 1 मीटर लंबा वायर होता है, एक मीटर लंबा वायर होता है। इस वायर पे हम जॉकी को मूव करवाते हैं, और यहाँ एक गैलोमीटर जुड़ा होता है। और गैलोमीटर में जब डिफ्लेक्शन 0 आता है तो हम ये रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये वाली रीडिंग है एल, ये वाली 100 माइनस एल, ठीक है। ये नोट्स में आपको दिखी जाएगी, ये एल है और ये 100 माइनस एल है, ठीक है। अच्छा ये टोटल तार कितने सेंटीमीटर का होता है? ध्यान रखिएगा 100 सेंटीमीटर का, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। 1 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है भाई। थ्योरी तो कर ही चुके, हम तो रिकैप कर रहे हैं। तो है क्या? ये एल, ये 100 माइनस एल, ठीक है। यहां एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। अच्छा रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब जिसमें हमें पता है कि रेजिस्टेंस कितना है। ये नोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप इस जॉकी को चलाते हो, जॉकी हम वहां जाके रोकते हैं जब गैलोमीटर डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है। हम ये रीडिंग नोट कर लेते हैं। मान लीजिए ये है एल सेंटीमीटर, ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में यही होता है। अगर गैलोमीटर में रीडिंग तभी 0 आती है जब दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। तो ध्यान रखिएगा, आर बी इंटू 100 माइनस एल, आर इंटू 100 माइनस एल, ये नॉन रेजिस्टेंस है, इंटू 100 माइनस एल बराबर एस इंटू एल। तो आप एस कैलकुलेट कर ले, तो इसमें सवाल आते रहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जितने भी सवाल आते हैं उसमें मुद्दा यही है, बैलेंस लेंथ पे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? 100%। फिर लास्ट हमारा आता है पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। हम मानते हैं आइडियल वोल्टमीटर जो बिना करंट ड्रॉ किए वोल्टेज बता दे। आइडियल वोल्टमीटर होता ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता आइडियल वोल्टमीटर। लेकिन आइडियल वोल्टमीटर जो है उसकी तरह काम करता है। होता क्या है कि ये मीटर ब्रिज का बड़ा भाई है। मतलब इसमें ऐसे कह लो कि एक टेबल है, उसमें बहुत सारे तार लगा दिए, एक मीटर के, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ये 1 मीटर लंबा तार है। अच्छा ये तो जॉइंट है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर। जितना लंबा पोटेंशियोमीटर यूज करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो जनरली 4 मीटर या 10 मीटर कहते हैं, या 4 है, 1 2 3 4 मीटर लेंथ। अच्छा 4 मीटर लंबा डिवाइस नहीं बना सकता, इसलिए तारों को बार बार लपेट रहे हैं। जैसे आप गिटार देखते हैं, ये वैसा ही है। तो तार ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। गिटार में तो अलग अलग तार होते हैं, इसमें एक ही तार चल रहा है। ये तार किसका होता है? जेईई मेंस के लिए ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटीन। मटेरियल भी ध्यान रखिएगा, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटीन। ये ध्यान रखिएगा, ये वायर वो होता है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो, मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई हो, अल्फा कम हो। अल्फा मतलब टेम्परेचर के साथ ये वेरी ना करे।
और हाई रेजिस्टिविटी होती है। कारण हम बहुत डिटेल में बातें कर चुके हैं, ठीक है, अभी तो नहीं, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए होता क्या है, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट सॉल्व किया जाता है, हमेशा प्राइमरी सर्किट सॉल्व किया जाता है। प्राइमरी मतलब क्या किया जाता है, ये जो वायर दिख रहा है आपको वायर, इस वायर से हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक रियोस्टेट जोड़ लेते हैं, और इस वायर के अक्रॉस, इस वायर का 1 मीटर पे वोल्टेज कितना ये निकाला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम इससे कुछ और रीडिंग नहीं लेने गए, कोई और रीडिंग नहीं लेने गए। तो इसमें क्या होगा, ये वायर है, इस वायर पे एक बैटरी लगा दी, एक रियोस्टेट लगा दिया, ये है पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो 4 मीटर लंबा तार है वो यहां दिखाया मैंने, इसका रेजिस्टेंस R है, इसकी लेंथ L है। मुझे इसके 1 मीटर पे कितना वोल्टेज है वो निकालना होता है, वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पोटेंशियोमीटर की, इसके 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल है। तो करेंगे क्या, इसके 1 मीटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे, पहले निकालोगे करंट, मैंने पूरा प्रोसेस लिख रखा है, ठीक है। करंट, तो करंट निकाली इस सर्किट में, करंट आ गई, करंट इनटू इस तार का रेजिस्टेंस कर दूं, इस तार का रेजिस्टेंस, तो इस तार पे, पूरे तार पे वोल्टेज आ जाएगा, पूरे तार पे वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब इस तार की लेंथ L, तो मुझे तो 1 मीटर, तार के 1 मीटर लंबाई पे कितना वोल्टेज है उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैम्डा, वो कितना आएगा मुझे बताएंगे V/L, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर। अब इससे बैटरी का EMF वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो प्राइमरी सर्किट है, इसका आप हमेशा क्या निकाल के रख लोगे, इतने पोर्शन का आप क्या निकाल के रख लोगे, लैम्डा, इतने पोर्शन का आप क्या निकाल के रख लोगे, लैम्डा। इज इट क्लियर। तो इसका लैम्डा निकाल लेंगे। अब क्या होता है, ये सेकेंडरी सर्किट है, मुझे इस बैटरी का EMF निकालना है। तो बैटरी का प्लस टर्मिनल A के प्लस से जोड़िए, अच्छा इसका प्लस और इसका प्लस सेम होना चाहिए, नहीं तो रीडिंग नहीं आएगी। फिर एक गैल्वेनोमीटर जोड़िए, फिर एक जॉकी को टच करवाते चलिए। अच्छा मैं पोटेंशियोमीटर समझा नहीं रहा, रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर समझ नहीं आया, तो मैं रिकैप करवा रहा हूँ भाई, समझा तो हम चुके हैं डिटेल में, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। अब तो रिकैप है, फटाफट फटाफट, हाँ ये पढ़ा है, ठीक है। यहाँ गैल्वेनोमीटर है, यहाँ जॉकी है, अब इस जॉकी को यहाँ मूव करवाइए, यहाँ जॉकी को मूव करवाइए, मूव करवाते जाइए जब तक कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 ना आ जाए। जब ये रीडिंग 0 आ जाए तो वो लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी लेंथ पे आई। वो लेंथ है मान लीजिए x, इसको बोलते हैं बैलेंस लेंथ, और इस पॉइंट D को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट या बैलेंस पॉइंट, ठीक है। ये प्राइमरी सर्किट दिख गया, जिस बैटरी का EMF निकालना हमने उसको यहाँ जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, फिर जॉकी तार को टच करवाते जाते हैं। जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आती है इसको बोलते हैं बैलेंस लेंथ, और जिस पॉइंट पे आती है उसे बोलते हैं बैलेंस पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो ये EMF किसके बराबर आता है, ध्यान रखिएगा, ये EMF आता है लैम्डा इंटू एक्स। ये EMF किसके बराबर आता है, ये EMF आता है लैम्डा इंटू एक्स। इसका कारण भी हम देख चुके हैं, या x है बैलेंस लेंथ, लैम्डा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो EMF आ जाएगा। अब इसका एक और टास्क होता है, एक तो EMF निकालना बैटरी का, एक तो EMF निकालना, दूसरा होता है अननोन रेजिस्टेंस, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना बैटरी का। यही बैटरी का हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसका EMF निकाल लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये सर्किट बनता है, हम इसमें बात भी कर चुके होते हैं। सर्किट क्यों बनता है, देखिए मैंने कहा ना, कई बच्चे थ्योरी के होप में आते हैं कि अच्छा सर 50 मिनट में पूरा करंट पढ़ा देंगे। अगर 50 मिनट में हम करंट पढ़ा देता तो पहले मैंने 12 लेक्चर क्यों लिए भाई, 2-2 घंटे के 12, 2-2 घंटे के 12 लेक्चर क्यों लिए, ठीक है। तो कोई जन्म गुट्टी थोड़ी है। फिर तो जब मैं 1 घंटे में पढ़ा दूंगा, करंट पूरा समझा दूंगा, तो बच्चे कहेंगे 1 मिनट की डोज दे दो, या सर एक दवाई दे दो ना, एक ड्रॉप पिला दो, करंट आ जाए, समझ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बालक। तो ये तो रिकैप है। रिकैप में आपको याद रखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में ये सर्किट होता है, ये सर्किट होता है। जब स्विच ओपन होता है तब रीडिंग होती है x1, जब स्विच क्लोज हो जाता है तो रीडिंग होती है x2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो आता है इसका, अच्छा ये E1, R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस R0 है, ये हमें पता होता है, ये नोन होता है, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। तो पहले स्विच ओपन करके हम जॉकी को चलाते हैं तो बैलेंस रीडिंग आती है x1, फिर स्विच क्लोज करके जॉकी को चलाते हैं और बैलेंस रीडिंग आती है x2। मतलब ये स्विच ओपन रख के बैलेंस रीडिंग x1, स्विच क्लोज करके x2। तो और ये रेजिस्टेंस R0 है। सिर्फ हमें 3 ही चीज पता होनी चाहिए, x1, x2 और ये R0। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का आता है R0, आपका x1 माइनस x2 अपॉन x2, ये याद रखना है। एक छोटा सा चीज है, और एक कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में आपको ये सब कलर्स याद रखने हैं, कलर याद रखने हैं। 4 बैंड्स होते हैं, ठीक है, इसके साथ हमारा काम खत्म करेंगे। 4 बैंड्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बैंड्स 4, 5, 10 भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अभी तो 4 बैंड पे जो स्टैंडर्ड बात कर रहा हूं वो है पहला बैंड आपको, देखिए ये 2 बैंड आपको डिजिट देते हैं, ये क्लियर है, पहला और दूसरा बैंड आपको डिजिट देते हैं। तीसरा आपको मतलब मल्टीप्लायर देता है, और ये देता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो है क्या, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है आपका येलो कलर, तो येलो कलर, अब ये टेबल आपको याद रखनी है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। इसको बोला जाता है BB रॉय, ROY, रॉय।
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ हु डिमांड गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर उसके बाद आता है बी बी रॉय, ROY, ठीक है, इसे बोला जाता है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ हु डिमांड गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना होता है। तो ब्लैक ब्राउन, ब्लैक से शुरू होता है और व्हाइट पे खत्म होता है, तो ब्लैक और व्हाइट तो याद ही रह जाएंगे, ब्लैक से शुरू होकर व्हाइट खत्म, ठीक है। ब्लैक का मतलब होता है 0, ब्राउन का मतलब होता है 1। तो देखिए यहाँ येलो कलर आया है, तो येलो, तो यहाँ डिजिट क्या लिखूंगा 4, येलो। अगला कलर क्या है आपका वॉयलेट, तो यहाँ क्या लिखूंगा 7। तो ये दोनों पहले दो कलर्स होते हैं मतलब डिजिट बनाने के लिए, पहली दो रिंग्स। तीसरा क्या आया मुझे बताएंगे रेड, ये रेड आया, ये मल्टीप्लायर बताता है। तो रेड का मतलब क्या हुआ मुझे बताएंगे 2। इनके ये मतलब ध्यान रखिएगा बस, रेड का मतलब होता है 2, तो यहां लिखेंगे 10⁻²। फिर लास्ट है गोल्ड, गोल्ड का मतलब है ±5%, दैट्स ऑल, खत्म। ये तरीका है। तो आपको एक तो कलर कोडिंग याद रखनी है, जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उसमें कलर कोडिंग होती है, मतलब हर रिंग का एक कलर होता है। पहली दो रिंग आपकी डिजिट बनाएगी। तो फर्स्ट जैसे मान लीजिए जो भी दो कलर्स हैं, तो उन दोनों कलर्स के नंबर लिख लीजिए, तो 1 5 आ गया, तो 15। तीसरी जो होगी वो 10 की पावर बताएगी, 10 की पावर। तो जैसे यार रेड कलर आया था, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। जैसे मान लीजिए दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसका 4 आया था, इसका 7 आया था, इसका मतलब आया था इंटू 10⁻², और प्लस माइनस इसका मतलब था 5%। गोल्ड का मतलब होता है 5%, सिल्वर का मतलब ±10%, और कोई लाइन नहीं हो तो ±20%, ठीक है, दैट्स ऑल। तो मेरे हिसाब से ये मल्टीप्लाई बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ हु डिमांड गोल्ड एंड सिल्वर, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? 100%, है ना। उसमें गोल्ड अगर आता है तो गोल्ड के लिए एक चीज और याद रखिएगा, अगर गोल्ड यहां पे आ जाता है पावर में, तो पावर में भी उसको यूज कर लिया जाता है, पावर में भी यूज कर लिया जाता है। आपने देखा ये सारी पावर अपर है, ये 10 की पावर 0 देगा, ये 10 की पावर 1 2 3 4 ये 9 देगा। लोअर लाने के लिए गोल्ड को एक और यूज कर लिया गया। गोल्ड अगर मान लीजिए लास्ट लाइन नहीं हो और यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, तो 10 की पावर -1 कर देगा। सिल्वर यहाँ आया तो 10⁻²। तो ये बहुत छोटे होते हैं कार्बन रेजिस्टेंस, इसलिए हम ऐसी कोडिंग करते हैं ताकि आप रेजिस्टेंस पता कर सको, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मैंने सारा रिकैप करवा दिया है, सारा का सारा रिकैप करवा दिया। यही करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक चीजें थी, यही थ्योरी था। काम हमने बहुत किया है, कैसे क्या चीज आई उसमें डिटेल में काम कर रखा है, क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक रिकैप के, हाँ ये सॉलिड बेस थ्योरी है जिससे मुझे करंट का सवाल डील करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।